अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 53, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट एडवांस शुरू करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एडवांस का ये पार्ट 1 है और जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं कि एक बार स्क्रिप्ट क्या है। ये मैं जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट में बता चुका हूँ। ES6 क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसके बाद स्कोप्स को देखेंगे। स्कोप्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आज इसको विस्तार से देखेंगे। मैंने कहा था हम इसको एडवांस में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज वो टाइम आ चुका है। और मैंने बताया था कि भाई लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता है, 2 तरीके के स्कोप स्कोप होते हैं। और फिर लोकल में भी 2 तरीके के स्कोप होते हैं, फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, जिसको कहते हैं हाई स्ट्रिंग। ये हाई स्ट्रिंग क्या चीज़ है वो देखेंगे। ठीक है? तो अब तक जो पढ़ाया है मैंने हनीफ, वो क्लियर है आपको? जो भी अब तक पढ़ाया है मैंने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही क्लियर है। क्योंकि इंटरव्यू तो हो नहीं पाया था। मैं वेडनेसडे को मैंने लिंक शेयर किया था, किसी ने जॉइन ही नहीं किया। तो इंटरव्यू आप लोगों का हो गया मिस। अगर हो जाता तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक या करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रिवीजन ऑफ स्कोप। स्कोप के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या चीज़ है हनीफ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सर स्कोप नाम की भला क्या है? स्कोप दो तरह के स्कोप होते हैं, जैसे एक ग्लोबल और दूसरा लोकल। जो हम नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, पर स्कोप खुद में है क्या? हाउ विल यू डिफाइन स्कोप? अगर मैं आपसे पूछता हूँ हनीफ, स्कोप क्या चीज़ है मुझे बताओ। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप कैसे समझाओगे मुझे? सर स्कोप मतलब एक दायरा होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाहर कर सकते हैं नहीं कर सकते? किसी चीज़ को मैंने सर एक दायरे के अंदर रखा हुआ है, तो उस दायरे के बाहर उसको एक्सेस कर सकता हूँ? सर अगर उसका स्कोप लोकल है तो नहीं कर सकते, अगर ग्लोबल है तो कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, क्या बात है! मैं यही जानना चाह रहा था। ठीक है, तो आज स्कोप को देखते हैं। ठीक है, तो स्कोप होता है कि स्कोप सिंपली कुछ भी नहीं है। स्कोप इज़ अ बाउंड्री। स्कोप इज़ अ बाउंड्री। ठीक है? स्कोप क्या है? बाउंड्री है। किसके लिए बाउंड्री बनाई गई है? वेरिएबल के लिए। ये बाउंड्री किसके लिए है? वेरिएबल के लिए। ठीक है? ये बाउंड्री बताती है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो, वहाँ तक कहाँ तक एक्सेसिबल है। ठीक है? तो आपको पता है कि भई 2 तरीके के स्कोप होते हैं। एक होता है लोकल स्कोप एंड दूसरा होता है ग्लोबल स्कोप। ये 2 तरीके के जनरली स्कोप होते हैं हमारे पास हर लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज को उठा के देखेंगे, हमारे पास 2 2 टाइप्स ऑफ स्कोप होते हैं। एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो लोकल स्कोप क्या है? अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल को समझते हैं। अब ग्लोबल स्कोप भाई नाम से ज़ाहिर है ग्लोबली। ग्लोबल क्या है मतलब पूरा, पूरा जहान आप समझ लो इसको। तो आप जो वेरिएबल बनाओगे, मिसाल के तौर पे मैंने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल जीत के नाम से, ठीक है? तो ये वेरिएबल चाहे कोई ब्लॉक हो, अगर मैं इस ब्लॉक में इसको एक्सेस करूँ, तो ये वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, वरना ये अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है? चाहे कोई वेरिएबल हो, वहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा, चाहे कोई फंक्शन हो, वहाँ पर भी ये वेरिएबल आपको एक्सेसिबल होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे भी कंसोल करूँ इसको और मैं यहाँ लिखूँ भई इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करूँ, ठीक है? और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, माय फन। तो आप देखोगे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो, ये मुझे आउटपुट दे रहा है, जीत और जीत। ये कहाँ से आ रहा है जी? ये आ रहा है जो मैंने ऊपर ब्लॉक के अंदर कंसोल किया हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है? ये फंक्शन से आ रहा है, ठीक है? तो ये ग्लोबल स्कोप का कमाल है। ग्लोबल स्कोप जो है वो आप कहीं पे भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो किसी ब्लॉक के अंदर हो, मतलब चाहे आप उसको किसी ब्लॉक के अंदर करना चाहो, मतलब किसी भी जगह पे वो एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है अनीफ? ग्लोबल स्कोप ये है जी कि कोई सर। भी वेरिएबल जो आपने किसी बाउंड्री के अंदर ना बनाया हो, कोई भी ऐसा वेरिएबल, मैं अगर यहाँ डेफिनेशन लिख दूं उसकी, कोई भी
ऐसा वेरिएबल जो किसी बाउंड्री के अंदर ना हो, बाउंड्री या ब्लॉक के अंदर ना हो, उसको हम कहते हैं ग्लोबल। उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है। अब इसी का ही उलट है हमारे पास लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या है, वो इसका उलट है। अब मैं बना रहा हूँ लोकल स्कोप। अब लोकल स्कोप कैसे बनता है आपको पता है? लोकल स्कोप कैसे बनेगा अनीफ? लोकल स्कोप अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? फिर ब्रेसेस के अंदर। ये मैंने क्या बोला था, कोई भी बाउंड्री, ये क्या है, ब्लॉक क्या है, एक बाउंड्री है। ठीक है। आप हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस ब्लॉक को ही बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं किसी वेरिएबल को एक्सेस एक्सेस करूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुमार। ठीक है। और इसकी वैल्यू भी रख लेता हूँ। अब मैं इसको अगर एक्सेस करूँ, इस कुमार को, तो ये मुझे बोलेगा भाई कुमार इज नॉट डिफाइंड। मैं ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट 1 मिनट के लिए, ताकि ये परेशान ना करे। अब ये मुझे आउटपुट देगा भाई कुमार इज नॉट डिफाइंड। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा, सॉरी, मैंने असल में वॉर कीवर्ड से किया है ना। वॉर कीवर्ड जो है वो इस ब्लॉक स्कोप को नहीं मानता है। वो ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप की एक बात होती है। मैं इसको एक फंक्शन के अंदर बना लेता हूँ। ठीक है। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो मैं एक सर फंक्शन अगर बना इसको देता हूँ। लेट लेट से इनिशियलाइज करेंगे फिर भी नहीं होगा, कंसोल नहीं हाँ, होगा। लेट से, क्योंकि मैं लेट अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है ना, इस वजह से मैं लेट को भी यूज नहीं कर रहा। आज हम लेट को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, फंक्शन को यहाँ कॉल कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ, तो ये भी देखो मुझे क्या बोल रहा है, कुमार इज नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कुमार जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या बोल रहा है? कुमार इस यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जैसे कि आपने बोला कि भाई अगर इसको हम लेट के थ्रू करें, तो अगर लेट के थ्रू इसको मैं अगर ब्लॉक के अंदर बनाऊं, लेट कुमार, कुमार, अभी एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखो, कुमार इज नॉट डिफाइंड। देखो एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि वॉर जो है वो इस ब्लॉक स्कोप को नहीं मानता। ठीक है। तो वो हम जब इस पे आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। ये बात समझ में आई? कोई भी वेरिएबल अगर किसी ब्लॉक के अंदर आ जाए तो वो लोकल स्कोप कहलाता है, और कोई भी वेरिएबल जो किसी भी ब्लॉक के अंदर ना हो तो वो ग्लोबल स्कोप कहलाता है। ठीक है। अब टू टाइप स्कोप हमने देख लिया भाई, ग्लोबल और लोकल स्कोप। और ये भी समझ लिया भाई कि भाई स्कोप होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप पे आने से पहले हम समझते हैं भाई एकमा स्क्रिप्ट क्या है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एकमा स्क्रिप्ट क्या है, और जावास्क्रिप्ट को एकमा स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है। तो आज इसको दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू करने वाले हैं। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट हमारी, अगर आप कहीं भी सर्च करोगे ना, तो आपको मिलेगी ES6 एकमा स्क्रिप्ट 2015। जनरली इसको कहा जाता है कि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है। तो हम इसको देखते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है। तो मुझे डिफाइन कर सकते हो भाई एकमा स्क्रिप्ट क्या चीज है हनीफ? ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज एकमा स्क्रिप्ट? सर ये जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है बस। जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है? जी सर। नहीं, ऐसे नहीं है भाई। एडवांस वर्जन आप इसको कह सकते हो, ये 2015, जो कि वर्जन है एकमा स्क्रिप्ट का। चलो मैं ही बता देता हूँ एकमा स्क्रिप्ट है क्या। उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको इसकी समझनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है यहाँ पर। कहाँ गई, सॉरी, यहाँ पर है, ये रही। तो ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो भाई जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी आपको, अगर एक मास्क्रिप्ट समझना है तो। तो भाई जावास्क्रिप्ट बनी थी 1995 में। आपको पता है किसने बनाई थी? ब्रेंटन नाइक ने। ये कंप्यूटर जीनियस है। अभी ब्रेव ब्राउजर का नाम सुना है आपने? ब्रेव, जी सर सुना है। वो भी इस भाई साहब की देन है, ब्रेंडन नाइक की। ठीक है। तो ये जॉब करता था नेटस्केप कम्युनिकेशन में। ठीक है। नेटस्केप कम्युनिकेशन
एक कंपनी थी जो ब्राउजर बनाती थी। उस टाइम पे जो फर्स्ट ब्राउजर था उसको कहते थे मोज़ेक ब्राउजर। तो मोज़ेक ब्राउजर की कंपनी का एक बंदा, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जेम्स एंडरसन था, पता नहीं क्या था। उसने उस कंपनी को छोड़ा, अपनी कंपनी बनाई नेटस्केप के नाम से, और उन्होंने जो है नेटस्केप नेविगेटर के नाम से एक ब्राउजर बनाया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? सबसे पहले ब्राउजर आया मोज़ेक कंपनी वालों की तरफ से, तो वहां पर एक बंदा काम करता था, और तब जो वेबसाइट्स होती थी वो बिल्कुल ना समझ होती थी। ना समझ का मतलब डायनामिक नहीं होती थी, स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तब बनी ही नहीं थी। ये 1993 पता नहीं 1994 की बात बता रहा हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट बनी 1995 में। तो किसने बनाई? ब्रेंडन नाइक ने बनाई। ब्रेंडन नाइक कौन था? नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन कंपनी का एक एम्प्लॉय था। ठीक है, तो नेटस्केप वालों ने कहा कि भाई हमारी जो वेबसाइट्स है वो बिल्कुल स्टैटिक है यार, कुछ इसमें डायनेमिज्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नेटस्केप वालों ने कहा कि भाई यार इसमें कुछ इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए, अभी मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने ब्रेंडन नाइक को बोला कि भाई हमें ऐसी लैंग्वेज बना के दे जो इंटरेक्टिविटी, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्राउजर के लिए, वेबसाइट्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के दे। तो ब्रेंडन नाइक को उन्होंने हायर किया। उन्होंने बोला जितनी जल्दी हो सके वेब लैंग्वेज हमें बना के दे। तो ब्रेंडन नाइक ने क्या किया, 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट को बना के खड़ा कर दिया। क्या किया उसने? 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट को बना दिया। और मजे की बात, तब उसका नाम जावास्क्रिप्ट था ही नहीं। तब उसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, उसका नाम मोका था। उसका फर्स्ट नेम क्या था अनीफ? अच्छा। मोचा या मोका? ठीक है, ये मेरे ख्याल से चाय का नाम है ना, टी का नाम है मेरे ख्याल से ये। तो फर्स्ट इसका नाम पड़ा मोका। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने चेंज करके इसको रख दिया लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, मोका से चेंज करके उन्होंने इसको रख दिया लाइव स्क्रिप्ट। इन्होंने बोला अभी भी मजा नहीं आ रहा यार। उन्होंने क्या कहा, यार अभी भी मजा नहीं आ रहा, इसको और बेहतर बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तब जावा बड़ी मशहूर कंपनी थी, जावा मशहूर लैंग्वेज थी, सॉरी। जावा का नाम सुना है? जावा लैंग्वेज। जी सर। जी सर, सुना है। ठीक है, तब जावा बड़ी मशहूर लैंग्वेज थी। मतलब आप अभी समझो ना, जैसे कि अभी पाइथन और जावास्क्रिप्ट का कितना बड़ा नाम है, उस टाइम जावा का इतना बड़ा नाम था। अभी भी जावा का नाम है खैर, पर उस टाइम वो किंग थी मार्केट की, बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो नेटस्केप वालों ने सोचा क्यों ना यार इसकी नाम की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए। उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज का नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया। तो ये जावा वहां से आया है। हालांकि जावास्क्रिप्ट और जावा एक जैसी लैंग्वेजेस नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ नाम उनका उन्होंने चेप दिया है अपने पास, कॉपी कर लिया है। जैसे कि एप्पल की हर कोई कॉपी करता है ना, एप्पल आईफोन वालों की। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने चार्जर हटाया, सैमसंग वालों ने भी चार्जर हटा दिया। ठीक है, तो मतलब है तो वो दोनों अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जावा और जावास्क्रिप्ट अलग है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया है, जावा का नाम अपने पास रख लिया है। ठीक है, तो पहले मोका नाम था, फिर चेंज होके बना लाइव स्क्रिप्ट, और लाइव स्क्रिप्ट से फिर चेंज होके फिर बना जावास्क्रिप्ट, फिर वो जावास्क्रिप्ट ही रहा। फिर क्या हुआ, फिर हुई ब्राउजर वार। ब्राउजर वार, भाई वॉर क्या होती है? जंग। जंग जंग कहते हैं ना वॉर को। हाँ भाई, वॉर का मतलब क्या है? जंग है ना। जी सर। उस वक्त भाई ब्राउजर्स की जंग हुआ करती थी। अब आप लोग बोलेंगे ब्राउजर कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे ऐसे कि जैसे कि अभी आईफोन, एप्पल और सैमसंग की जंग लगी हुई है, मैं तुझसे अच्छा फोन बनाऊंगा, वो बोले मैं तुझसे अच्छा फोन बनाऊंगा। तो इस कंपटीशन के चक्कर में वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो बनाते जा रहे हैं। तो भाई उस टाइम ब्राउजर वॉर छिड़ गई थी। नेटस्केप की कंपटीशन में आ गया था भाई माइक्रोसॉफ्ट वालों का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपने यूज भी किया होगा। अभी तो वो खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। पर तब चलता था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उन्होंने क्या किया, और दूसरी बात मैं बताना भूल गया, नेटस्केप नेविगेटर पेड ब्राउजर था। वो पैसों में बेचते थे अपने ब्राउजर को ना, पैसे लेके, फ्री में नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मतलब विंडो के साथ उसको फ्री में कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो ये तो बात उनको लग गई बुरी, नेटस्केप वालों को। तो जावास्क्रिप्ट को बनाने का एक तो ये भी मकसद था कि वो कुछ अलग करना चाह रहे थे। ठीक है,
तो एक जावास्क्रिप्ट के बनने का एक मकसद ये भी था कि वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना जो ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर वो फ्री कर दिया था सबके लिए। भाई इसको यूज़ करो फ्री में। तो ये भी परेशानी थी, इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट को उनको बनाना पड़ा, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। उसके बाद ब्राउज़र बात छिड़ी, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की कॉपी बना बना ली अपने पास ना। उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज बना ली जिसको नाम दिया जेस्क्रिप्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ जेस्क्रिप्ट, ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन थी? माइक्रोसॉफ्ट वालों की। ये देखो, जेस्क्रिप्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या आ गया? JScript is Microsoft legacy dialect of the ECMAScript standard that is used in Microsoft Internet Explorer browser। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट की कॉपी बना ली। जावास्क्रिप्ट उनकी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो तो नेटस्केप वालों ने बनाई थी। तो इन्होंने अपनी मतलब रिवर्स इंजीनियर कर लिया जावास्क्रिप्ट को। रिवर्स इंजीनियर का तो मतलब पता है ना? इस टर्म का मतलब पता है? रिवर्स इंजीनियरिंग करना। सर रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि एक बनी बनाई चीज की तरह की दूसरी चीज बनाना। हाँ, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को रिवर्स इंजीनियर करके जेस्क्रिप्ट बना लिया। ठीक है? पर अब उससे पता है मसला किसको हो रहा था? चलो जेस्क्रिप्ट हर कोई अपनी जावास्क्रिप्ट बना रहा है। नेटस्केप वालों ने अपनी बना ली, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपनी जेस्क्रिप्ट बना ली। उसी तरीके से जो भी ब्राउज़र की कंपनियाँ थी, और क्योंकि उस टाइम पे तो और बहुत सारी कंपनियाँ होंगी जो ब्राउज़र बनाती होंगी, उन्होंने अपनी-अपनी जावास्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दी। अब इसकी वजह से मसला पता है किसको हो रहा था? आप और मुझ जैसे डेवलपर्स को मसला हो रहा था। क्योंकि हमें हर ब्राउज़र के लिए अलग कोड लिखना पड़ रहा था। बात समझ में आ रही है? ये बड़ी प्रॉब्लम थी डेवलपर्स के लिए। भाई माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आप अलग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो। नेटस्केप नेविगेटर के लिए आप अलग से जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो। मोज़ाइक के लिए आप अलग से जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो। क्योंकि उनकी अपनी अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशन थी। वो एक जैसी लैंग्वेजेस नहीं थी। थी तो वो सेम कॉन्सेप्ट पे ही कि ब्राउज़र में हमें डायनामिक्स लाना है। पर मसला ये हो रहा था कि भाई हर ब्राउज़र के लिए हमें अलग-अलग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ रहा था। ठीक है? अभी आप देख रहे हो कि भई आप एक कोड लिखते हो, एक दफ़ा कोड लिखते हो, सारे ब्राउज़र पे रन हो जाता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है ECMA इंटरनेशनल की वजह से। ठीक है? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? मुझे बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। ठीक है? तो इस मसले की वजह से नेटस्केप वाले गए ECMA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ ECMA इंटरनेशनल, ये देखो, ECMA International is a non-profit standard organization for information and communication system। भाई आप लोगों ने ISO सर्टिफिकेशन का नाम सुना है? ISO सर्टिफिकेशन, अगर कोई बता सके इसके बारे में जी मुझे। सर, सुना हुआ है मैंने। मुझे बताएं ये क्या होता है ISO? सर मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है, कई जगहों पर लिखा होता है इस तरह से। हनीफ आपको आइडिया है? यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी लिखा होगा भाई ISO सर्टिफाइड। नो सर, मुझे आइडिया नहीं है। चलो मैं बताता हूँ भाई। ISO जो होता है ना, ये कंपनी है, जैसे कि ECMA है, ये भी कोई स्टैंडर्ड वाली, ये सारी स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनियां है। अब ये बनाते क्यों है? श्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए। वो कैसे? कि भाई आईएसओ वालों ने कहा हुआ है कि भाई अगर आप अपने क्लासरूम को साफ-सुथरा रखोगे, अपने वॉशरूम को साफ-सुथरा रखोगे, अपने क्लासरूम में टीवी नहीं, एलसीडी जो होती है वो प्रोवाइड करोगे, प्रोजेक्टर प्रोवाइड करोगे, तो हम आपको आईएसओ सर्टिफाइड का एक टैग दे देंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आएगा, उसको जब वो देखेगा ना आईएसओ सर्टिफाइड का टैग लगा हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने आईएसओ की बातें मानी है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देता है, पर वो कुछ शर्तें रखता है। तो वो शर्तें क्या है? वो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा समझे कि इनको इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको कर्जा मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, सफाई-सुथराई रखोगे, अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर प्रोवाइड करोगे, हर बच्चों को एक कंप्यूटर प्रोवाइड करोगे, ये अगर सारी चीजें कंप्लीट होंगी तभी हम आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन का मार्क देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर ये मार्क आपको मिल गया तो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। क्योंकि उस सर्टिफिकेशन की वजह से जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आता है उसको पता चल जाता है कि यार ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी होंगी। यहाँ पर हर बच्चे के लिए कंप्यूटर भी होगा, यहाँ सफाई-सुथराई भी होगी। अब समझ में आ रहा है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन या कोई भी
जो स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनी होती है स्टैंडर्ड्स क्यों बनाती है? अब समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। तो उसी तरीके से जी सर। एकमा जो है ना, एकमा जो है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। किसके लिए बनाती है? एकमा इंटरनेशनल आईटी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? तो नेटस्केप वाले उनके पास गए, एकमा वालों के पास, क्योंकि ये सारी चीजें आईटी से रिलेटेड है ना। ये जो इंटरनेट हो गया या कुछ भी आप डिजिटली कर रहे हो, ये सारी आईटी से रिलेटेड है। तो एकमा वालों के पास गए, तो एकमा वालों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसको नाम दे दिया एकमा, एकमा 262। एक स्टैंडर्ड बना दिया इसके लिए, क्योंकि एकमा वालों के पास और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसको कहते हैं एकमा 262। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये उसका पेज है। अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस स्टैंडर्ड डिफाइन द एकमा स्क्रिप्ट 2000, अभी क्योंकि 2023 चल रहा है तो 2023 लिखा हुआ है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये बनाया क्यों था? ये बनाया इसलिए था कि भाई सब ब्राउजर वाले इसी लैंग्वेज को फॉलो करें, इसी ही एकमा इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी लैंग्वेज को बनाए। बात समझ में आ रही है? जो भी इन्होंने अपने स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये देखो, मैं अगर इस स्टैंडर्ड को खोलूं, ये देखो, तो वो सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पर। अब कोई भी कंपनी है ब्राउजर वाली जो ब्राउजर बनाती है, अगर वो चाहती है कि भाई एकमा स्क्रिप्ट का उनके ऊपर ठप्पा लगे, तो इनको ये सारी शर्तें जो है वो अपनी लैंग्वेज में कबूल करानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एज है तो माइक्रोसॉफ्ट एज वालों को भी इनकी सारी चीजों को पढ़ के ही वो अपनी लैंग्वेज को बनाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम ने भी इसी को ही फॉलो किया हुआ है, इसी के स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है। और जो भी कंपनी इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बनाएगी, उसको कहेंगे एकमास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट और एकमास्क्रिप्ट बात एक ही है। अगर आप अपनी भी एक लैंग्वेज बना सकते हो, अगर आपने इनके रूल्स को फॉलो किया है तो आपकी लैंग्वेज भी एकमास्क्रिप्ट ही कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? जी सर। हेलो, जी सर। मुझे अब समझाओ कि भाई एकमास्क्रिप्ट क्या है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। सर, एकमा स्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। ये क्यों बनाए गए? इसका जवाब साथ भाई आप दें। ये स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए? सर इसे इसीलिए बनाया गया ताकि केओस वगैरह ना पैदा हो। एक ही किस्म की मतलब दुनिया में जो जैसे एक ही एनवायरनमेंट चल रहा है कि किसी एक ही ब्राउज़र के अंदर वो सारी जो वेबसाइट्स हैं वो सही तरह चल सकें या जो भी चीज़ जिसके लिए भी हम बनाते हैं। और बस ये इनका मेन इनकी वजह यही होती है। जबरदस्त जबरदस्त। हनीफ आप बताएं। सर ये इस वजह से किया गया है कि क्योंकि जो भी जितने भी ब्राउज़र है उसमें हमें अलग अलग कोड ना लिखना पड़े, बल्कि एक ही कोड लिखे जो सारे ब्राउज़र में चल जाए। जबरदस्त, क्या बात है। मतलब आपकी समझ में आ चुका है कि भाई एकमास्क्रिप्ट का नाम क्यों पड़ा। जावास्क्रिप्ट को एकमास्क्रिप्ट इसलिए ही कहा जाता है। अगर कोई बोले एकमास्क्रिप्ट तो वो जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है, कोई बोले जावास्क्रिप्ट तो वो एकमास्क्रिप्ट की बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज को बनाओगे और लैंग्वेज को इन रूल्स एंड रेगुलेशन को, मतलब इन सारी चीजों को फॉलो करोगे जो जो इसके अंदर लिखी हुई है, तो आपकी लैंग्वेज भी एकमास्क्रिप्ट ही कहलाएगी। तो सारी लैंग्वेजेस सेम ही है क्योंकि वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। इसलिए आप देख रहे हो कि आप अब जो भी वेबसाइट बनाते हो, अब वो हर ब्राउजर पे चल जाती है, ठीक है। उसके पीछे भाई एकमास्क्रिप्ट का कमाल है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को एकमास्क्रिप्ट कहा जाता है। और 1997 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था एकमास्क्रिप्ट का, 1997 में। ये देखो, 1995 में जावास्क्रिप्ट बनी। उसके बाद भाई एकमास्क्रिप्ट बनी वन, उसका जो फर्स्ट वर्जन 1997 में बना। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, नेटस्केप सबमिटेड जावास्क्रिप्ट टू एकमा इंटरनेशनल। वही बात बता रहा है यहाँ पर कि नेटस्केप वालों ने सबमिट कर दिया प्रपोजल एकमा इंटरनेशनल को फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर एकमास्क्रिप्ट वन आई, ठीक है, वाज द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद 1990, मतलब एक साल के बाद उसका वर्जन 2 आया। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गई, ठीक है, माइनर अपडेट थे।
ठीक है। उसके बाद भाई उसका थर्ड वर्जन आया 1999 में, तो उसमें भी थोड़े बहुत छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट किए गए, जैसे कि ट्राई कैच का एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हम पढ़ेंगे अभी, ये लाया गया। तो जैसे-जैसे मतलब अपग्रेड होती जाती हैं, तो चीज़ें उसमें और इंक्लूड होती जाती हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब बनी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लिमिटेड चीज़ें थी। 10 दिनों में आप क्या बना लोगे? तो आहिस्ते-आहिस्ते क्या हुआ कि भई हर वर्जन के साथ वो चीज़ इम्प्रूव होती गई। उसके बाद जब 4th वर्जन की बारी आई, 3rd वर्जन है 1999 में, तो 4th वर्जन की प्लानिंग की गई, पर वो अबेंडन्ड किया गया, मतलब उसको बनाया नहीं गया। 4th वर्जन को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, 4th वर्जन आप समझो ECMAScript का कभी बना ही नहीं था। उसके बाद एक मेजर वर्जन आया 2009 में, मतलब 10 सालों के बाद जाके एक वर्जन आया था, जिसको कहते हैं ECMAScript 5। ठीक है? तो उसमें भी मतलब बहुत सारे अच्छे-अच्छे फीचर्स को लाया गया था, जैसे कि भाई स्ट्रिक्ट मोड आ गया था, जेसन सपोर्ट आ गया था, जेसन क्या है हम पढ़ेंगे, ठीक है? और भी वो अरे के कुछ मेथड्स आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई तकरीबन 6 सालों के बाद 2015 में ये मेजर वर्जन आया, जिसको कहते हैं ES6 या ECMAScript 6 या ECMAScript 2015। 2015 इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई वो उस साल रिलीज हुआ था। ECMAScript 2015 इसलिए कहा जाता है उसको, ES6 छठा वर्जन 2015 में लाया गया था, इसलिए इसलिए इसको ES 2015 भी बोला जाता है या ES 6 भी बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ये आपको टॉपिक आप समझ में आ चुका होगा कि भाई ECMAScript है क्या और जावास्क्रिप्ट को ECMAScript क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब इंशाल्लाह आप लोग नहीं भूलेंगे। उसके बाद भाई कि भाई ECMAScript 2015 क्या है, ES6 ये क्या चीज है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। आप कहीं भी जाके देखोगे यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, ES6 ES 2015 ES5 की कोई नहीं बात करता, ES4 3 की कोई नहीं बात करता, सारी बातें किसकी हो रही है, ES 2015 की हो रही है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये कि ES6 अपने साथ भर भर के फीचर्स लाया था, इतने सारे फीचर्स लाया था, आप गिन गिन के थक जाओगे। ये देखो, एरो फंक्शन, टेम्पलेट लिटरल, डीस्ट्रक्चरिंग, क्लासेस, लेटेंट कोस्ट, जो हम पढ़ने वाले वो 2015 के वर्जन में आया था। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, प्रोमिसेस, ये बड़ी कमाल की चीज है प्रोमिसेस, एसिंक अवेट। उसके अलावा भी बेताशा वो फीचर्स लेके आता है, इसलिए इतना पॉपुलर है, क्योंकि किसी भी वर्जन में इतने सारे फीचर्स नहीं लाए गए। ES6 में जितने फीचर्स लाए गए हैं वो और किसी भी वर्जन में नहीं आए, इसलिए इसको इतना मतलब बोला जाता है इसके बारे में कि ES6 ES 2015 ECMAScript 2015 ECMAScript 6। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें भर भर के फीचर्स को डाला गया था। तो ये सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ लेटेंट कोस्ट को। ठीक है, ES6 में से लेटेंट कोस्ट को देखेंगे और इसी को ही ज्यादातर लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ES6 पढ़ना मतलब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, ES6 को पढ़ना मतलब किसके बराबर है, एडवांस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के बराबर है, क्योंकि सारे एडवांस कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही इंट्रोड्यूस हुए थे। जैसे कि प्रोमिसेस अभी हमने पढ़ा नहीं है, एडवांस का पार्ट है। एसिंक अवेट ये हमने नहीं पढ़ा। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर ये बड़े काम की चीजें हैं, आपका काम बड़ा आसान कर देती है। टी स्ट्रक्चरिंग, टेम्पलेट लिटरल, जब आप देखोगे आप बोलोगे यार वाह क्या चीज है। एरो फंक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। आज हम देखने वाले लेटेंट कॉस्ट को। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई? जी सर। ES6 को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोला जाता है, अब आप लोग मुझे समझाओ। Why ES6 is so popular? क्योंकि सर उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स आए थे नए। जी साहब भाई। सर ES6 में सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन हुई थी जावास्क्रिप्ट की, इससे ज्यादा बड़ी कोई अपग्रेडेशन कभी नहीं हुई जावास्क्रिप्ट की। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अब हम बढ़ने वाले हैं कि भाई उस पे लेटेंट कोस्ट पे। तो लेटेंट कोस्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर दो तरीके के आपने स्कोप बता दिए, ब्लॉक और फंक्शन स्कोप कहां से आ गया। तो भाई ब्लॉक और फंक्शन स्कोप लोकल स्कोप का पार्ट है। टोटल दो तरीके के स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिर्फ दो तरीके के स्कोप है जो हम देख चुके हैं, लोकल
एंड ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अब ES 2015 जैसे ही आया ना, तो उसने क्या किया कि भाई उसने 2 शाखाएं बना दी लोकल स्कोप की। अब लोकल स्कोप के भी 2 स्कोप है, लोकल स्कोप के भी 2 स्कोप्स है। लोकल स्कोप और इसकी शाखाएं आप समझ लो, इसकी 2 शाखाएं। पहली जिसको बोलते हैं भाई फंक्शन स्कोप, सॉरी ब्लॉक स्कोप। यार ये पता नहीं क्या आ जाता है बार बार। और दूसरा है फंक्शन स्कोप। दोनों ही लोकल स्कोप है, ठीक है, ये दोनों ही लोकल स्कोप है, मतलब ये हर जगह पे एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, लोकल स्कोप की ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? अब जो आपका वॉर कीवर्ड है ना, वॉर कीवर्ड, वॉर कीवर्ड जो है वो फंक्शन स्कोप को मानता है, फंक्शन स्कोप को मानता है। वॉर कीवर्ड से फंक्शन स्कोप को मानता है। ठीक है, अगर मैं इस वॉर कीवर्ड को यहां बनाऊं, ठीक है, तो आप देखो ये ब्लॉक स्कोप को नहीं मानेगा। कोई भी चीज अगर ब्लॉक के अंदर आ जाए तो वो ब्लॉक स्कोप कहलाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल करूं तो ये मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा, हालांकि ये किसी बाउंड्री के अंदर पड़ा हुआ है। देखो जीत एक्सेस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इस स्कोप को नहीं मानता। वॉर कीवर्ड इस स्कोप को मानता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये क्या था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई भी इसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं थी वेरिएबल के अंदर, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता था। तो ES6 में क्या हुआ, ES6 में हमारे पास कीवर्ड आ गए लेट एंड कॉन्स्ट के नाम से। ठीक है, अब लेट एंड कॉन्स्ट में इतना डिफरेंस नहीं है, सॉरी, तो मैं सिर्फ लेट को आपको समझाऊंगा, कॉन्स्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो लेट में क्या हुआ, ये भी क्या है, तरीका है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। जैसे कि वॉर से आप वेरिएबल को बनाते हो ना, उसी तरीके से आप लेट के थ्रू भी वेरिएबल को बना सकते हो। जैसे कि लेट जीत कर दूं मैं, या ये सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूं कुमार। अब अगर मैं इस कुमार को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो आप देखोगे कि भाई ये कुमार एक्सेसिबल नहीं है, कुमार इज नॉट डिफाइंड आएगा। ये देखो कुमार इज नॉट डिफाइंड, जीत एक्सेस हो रहा है क्योंकि जीत को मैंने बनाया वॉर के कीवर्ड से और कुमार को बनाया लेट के कीवर्ड से। तो लेट जो है इस स्कोप को, इस ब्लॉक स्कोप को, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉक है ना, इसलिए इसको ब्लॉक कहा जाता है। ये सिर्फ ब्लॉक है ना, फंक्शन तो हमने नहीं लिखा, हालांकि फंक्शन में ब्लॉक होता है, पर ये एक खाली ब्लॉक है, ऐसा समझे। तो ये किसी भी ब्लॉक में जो कीवर्ड बनता है, मतलब जो सॉरी वेरिएबल बनता है, आप उसको उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। आप उसको उसके अंदर कर सकते हो, मैं यहां पर कर सकता हूं, क्योंकि वो उसकी लिमिट के अंदर है। देखो उसकी बाउंड्री के अंदर है, उसकी बाउंड्री के अंदर है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये देखो कुमार आ गया, तो पर उसकी बाउंड्री से बाहर आप इसको नहीं कर सकते। तो दिस इज ब्लॉक स्कोप, दिस इज ब्लॉक स्कोप। ये कब आया था, ये आया था ES6 में, ES 1 मार्च के 2015 में ये कॉन्सेप्ट जो आया था। ठीक है, ये समझ में आया आपको ब्लॉक स्कोप? जी सर। अब आते हैं फंक्शन स्कोप की तरफ। फंक्शन स्कोप, ठीक है, मैंने बनाया फंक्शन माय फन, और यहां 2 वेरिएबल बना लेता हूं, एक लेट से और एक वॉर से। अब दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट? सर वोर हो जाएगा, लेट नहीं होगा। वॉर हो जाएगा, लेट नहीं होगा। हनीफ आप? सर इसको फंक्शन को आपने कॉल ही नहीं किया। नहीं, कॉल ना कॉल करने का फर्क नहीं पड़ता इससे, भले मैं कॉल भी करता हूँ, कोई मसला नहीं है। चलो कॉल भी कर लिया, अब बताओ। सर वार हो जाएगा एक्सेस और लेट नहीं होगा। दोनों नहीं होंगे, ये देखो दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि वॉर जो है फंक्शन के स्कोप को
मानता है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है फंक्शन के, सिर्फ फंक्शन के। और लेट तो आपको पता है कोई भी ब्लॉक उसको मिल जाए उसके स्कोप को मानता है। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, इसलिए लेट भी एक्सेसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब समझ में आया? फंक्शन स्कोप क्या है? जो किसी फंक्शन के अंदर बना हो। लोग और ब्लॉक स्कोप क्या है? कोई भी ब्लॉक। तो ये है इसमें फर्क बस। वॉर जो है वो फंक्शन स्कोप को मानता है, मतलब अगर आप किसी के फंक्शन के अंदर वॉर कीवर्ड का यूज करें तो उसको बाहर यूज नहीं कर सकते, उसके वेरिएबल को। जैसे मिस कुमार को बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये इस स्कोप को रिस्पेक्ट कर रहा है फंक्शन के। अगर ये खाली ब्लॉक होता, अगर ये खाली ब्लॉक होता तो देखिए क्या होता। ये देखो, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैं पहले जीत को एक्सेस कर रहा हूं, तो एरर आते ही ये आगे बढ़ रहा ही नहीं है। तो मैं कुमार को ऊपर कर लेता हूं। तो ये देखो, कुमार तो एक्सेसिबल हो गया, बस जीत नहीं हुआ, क्योंकि जीत को मैंने लेट के कीवर्ड से बनाया हुआ है और कुमार को मैंने वॉर के कीवर्ड से बनाया। अगर फंक्शन बना दूं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर ये फंक्शन बना दूं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखो, कुमार इज नॉट डिफाइंड, हालांकि कुमार को मैंने वॉर कीवर्ड से बनाया हुआ है, क्योंकि ये अब इसके स्कोप को रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं हो रहा। समझ में आया? फंक्शन और ब्लॉक स्कोप। जी सर। अब मुझे समझा है फंक्शन और ब्लॉक स्कोप के बारे में। फंक्शन स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप क्या है, दोनों में फर्क क्या है? पहले बताएं स्कोप क्या है। सर स्कोप एक ब्लॉक होता है, जिस तरह आपने ये बनाई हुई है, को हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस बनाई हुई है, इसके अंदर पड़ी हुई कोई चीज को हम ब्लॉक कहते हैं। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले आपको डिफाइन करना है स्कोप क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज भाई, कितने तरीके के स्कोप होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भाई के ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में क्या फर्क है, आप दोनों बताएंगे। पहले अनिफ आप बताएं, फिर साथ। सर स्कोप एक बाउंड्री होती है, जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ये एक समझे बाउंड्री हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई हम चीज़ लिखें, कोई भी वेरिएबल लिखेंगे तो उसके बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है लोकल स्कोप। और अगर हम विदाउट कर्ली ब्रेसेस कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम कहीं से भी ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है ग्लोबल स्कोप। और सर दूसरा लोकल स्कोप में भी दो टाइप होते हैं, एक ब्लॉक स्कोप और दूसरा फंक्शन स्कोप। ब्लॉक स्कोप ब्लॉक स्कोप वही होता है जो सर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस नहीं होता, एक्सेस हो जाता है। और फंक्शन स्कोप वो होता है जो वॉर कीवर्ड से हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, वो अगर फंक्शन के अंदर करेंगे तो वो बाहर से भी नहीं होगा एक्सेस। ठीक है साद, अब आप बताएं। जी सर। सवाल क्या था सर, आप रिपीट करेंगे एक बार? व्हाट इज स्कोप, स्कोप को डिफाइन करना है। इसके बाद जो है कितने तरीके के स्कोप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन के ब्लॉक और फंक्शन स्कोप में क्या फर्क है। सर स्कोप जो होता है वो सर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज होती है उसको हम ब्लॉक कहते हैं सर उसको। जी जी, आगे बताएं। जी सर। और दूसरा ये कि सर एक में सर वेर जो होता है वो एक्सेस हो जाता है, दूसरे में दोनों एक्सेस नहीं होते। किस में दोनों एक्सेस नहीं होते और किस में वॉर एक्सेस हो जाता है। सर चलें फंक्शन में हाँ दोनों हाँ, एक्सेस नहीं होते, और सर वो खाली जो ब्लॉक होता है उसमें जो है ना सर वो वेर एक्सेस हो जाता है। लेट वाला एक्सेस हो जाएगा उससे। नहीं होगा सर। ठीक है, मतलब लेट हर बाउंड्री को एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो फंक्शन जी की सर। बाउंड्री हो चाहे वो किसी भी खाली ब्लॉक की बाउंड्री। ठीक है, जी बस यही सर। सुनना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा फंक्शन स्कोप ब्लॉक स्कोप क्या है। ये दोनों लोकल स्कोप की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि भाई डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। अभी हम सिर्फ वॉर के थ्रू ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे, ऐसा ही है। अभी हम क्या कर रहे थे यार, वॉर के थ्रू ही हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, क्योंकि हमने अभी तक लेट और कॉन्स का कीवर्ड पढ़ा ही नहीं था।
अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं लेट के थ्रू एक बना लेता हूं और एक कॉन्स्ट के थ्रू भी बना लेता हूं, ठीक है। मैं अपना पूरा ही नाम लिख देता हूं, ओके, ठीक है। अब ये तीनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, पर इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये तीनों तरीकों से आप वेरिएबल को बनाते हो, ठीक है, इनिशियलाइज करते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि भाई फॉर, पहले मैं समझाऊंगा फॉर और लेट के बीच में डिफरेंस, ये समझ में आ गया तो फिर लेट और देखो कॉन्स्ट और लेट दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वॉर और लेट और कॉन्स्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वॉर और लेट को समझते हैं, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे फिर कॉन्स्ट और लेट के बीच में ना। तो मैं सिर्फ वॉर और लेट को लूंगा, क्योंकि तीनों को समझाना एक साथ तो मुश्किल हो जाएगा। तो वॉर में पता है प्रॉब्लम क्या है, वॉर को आप सेम नाम से दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हो, लाइक दिस। कोई भी आपको मसला नहीं देगा। ये देखो, मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ जीत के नाम से, और नीचे भी दोबारा जीत के नाम से इसको बना रहा हूं। मैं री इनिशियलाइज नहीं कर रहा, ये बात आप याद रखें, इसमें और इसमें फर्क है। ये देखो, ये आप इस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हो, अगर मैं वो बना लूं तो ये एक नया वेरिएबल बनेगा। ये फर्क आपको समझना है। ये बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आप यहाँ पर दो वेरिएबल बना रहे हैं एक ही नाम से। दो वेरिएबल बना रहा हूं एक ही नाम से, पर देखो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं कंसोल करूं इसको, मैं, ठीक है, अब मैं जीत को एक्सेस करूं तो देखो ये मुझे एरर नहीं देगा। हालांकि ये तो एक प्रॉब्लम है। ये देखो एक्सेस हो गया। मैंने क्या किया, उसी नाम से दोबारा उस वेरिएबल को बना लिया, ठीक है। ये ऊपर ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने क्या किया दोबारा वॉर कीवर्ड से उसको बना लिया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अगर आपका कोई बड़ा कोड बेस हो, आपने एक वेरिएबल को पहले से डिफाइन कर रखा है सेम नाम से, आप दूसरा दोबारा उसको सेम नाम से कर रहे हो, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम की बात है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये आपको एरर भी नहीं दे रहा, तो ये प्रॉब्लम है। ये आपको एरर बता रहा नहीं है कि आप पहले से बना चुके हो। पर लेट में ऐसा नहीं है। अगर मैं लेट के थ्रू बनाऊं ना, लेट कुमार, अभी देखना क्या होगा, ये एरर दे देगा। ये देखो, कुमार इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर कुमार, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल को बोल रहा है, आइडेंटिफायर कुमार इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या आप दोबारा से इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते? आप ऐसा कर सकते हो, उसको री इनिशियलाइज कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ये आप कर सकते हो, पर आप इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। जी सर। इनकरेक्ट, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पर इसको डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, मतलब लेट कीवर्ड के थ्रू बना रखा है इसको। आप दोबारा इसको लेट कीवर्ड से एक नया सेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है लेट और वॉर में। और दूसरा डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। क्या डिफरेंस है भाई दूसरा, मुझे बताओ। दूसरा डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं अभी, सर स्कोप का। स्कोप का। ये हर स्कोप को रिस्पेक्ट करता है। ये लेट कीवर्ड जो है वो फंक्शन स्कोप को भी रिस्पेक्ट कर, जहां भी ब्लॉक मिलेगा ये उसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन का भी पता है आपको, उसका ब्लॉक होता है, तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है ये। तो इसलिए कहा जाता है डोंट यूज वॉर कीवर्ड, इट विल रिजल्ट इन बग्स। ये इसलिए कहा जाता है। बग आपको दिख रहा है कि भाई जीत के नाम से मैंने ऑलरेडी वॉर कीवर्ड से जीत के नाम से वेरिएबल बना चुका हूं, दोबारा इसको मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूं। ये बड़ा प्रॉब्लम है आपका। अगर आपका बहुत बड़ा कोड बेस हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करे, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आपको मजे की बात है, यहाँ एरर भी नहीं दे रहा वो। तो ये प्रॉब्लम था। तो दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या था कि भाई स्कोप का। तो मेजरली डिफरेंस यही है लेट और कॉन्स्ट में। और तीसरा होता है उसका होस्टिंग का। होस्टिंग हम पढ़ेंगे आगे, वो होस्टिंग का डिफरेंस होता है तीसरा। यहां तक बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ। जी यस सर। सर।
अब मुझे बताएं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है तीनों में और दोनों में, लेट और वॉर में क्या डिफरेंसेस है, तो मैं आगे बढ़ूं। सर जो वार का कीवर्ड है उसको उसमें आप सेम ही नाम के 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं, और लेट में आप सेम ही नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं बना सकते। और दूसरा स्कोप का है डिफरेंस। और तीसरा होस्टिंग का भी है। होस्टिंग हमने पढ़ी नहीं है, तो उसको आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई वॉर एंड लेट में फर्क क्या है। अब आते हैं लेट और कॉस्ट में क्या फर्क है, क्योंकि वॉर और कॉस्ट में भी वही फर्क है जो लेट और वॉर में है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब मेजर क्या है, लेट और कॉस्ट। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसको मैं, मुझे अभी वेरिएबल के नाम सूझ रहे नहीं, तो मैं अपना नाम रख रहा हूँ, लेट। ठीक है, कॉन्स्ट मार। ठीक हो गया। अभी ये आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, आप बोलोगे इसमें कोई फर्क ही नहीं है, पर फर्क है, एक एक फर्क है इसमें। ठीक है, दोनों एक्सेसिबल हो जाएंगे। ये देखो, दोनों एक्सेसिबल हो गए, लेट से भी हो गया, कॉन्स्ट से भी हो गया। अब फर्क क्या है, कि फर्क भाई ये है कि आप इसको री असाइन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते, कॉस्ट के साथ आप ये नहीं कर सकते। री असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट। ये फर्क है बस। ये देखो, एरर दे देगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी, बस कर दी, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप कुमार की वैल्यू में आगे चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रही है। लेट और कॉस्ट में यही फर्क है। जी सर। ये भी ब्लॉक स्कोप सारी चीजों को मानता है, जो चीजें लेट मानता है वो सारी चीजें कॉस्ट भी मानता है। पर लेट और कॉस्ट में फर्क सिर्फ इस बात का है कि इसमें रीअसाइनमेंट नहीं हो सकती। जो कॉस्ट से बने कीवर्ड और जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें आप रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हो। ये आप किसके लिए यूज करते हो, जब आपको कोई कांस्टेंट बनाने हो, जैसे कि पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको पता है हमेशा सेम रहती है। पाई की वैल्यू का तो पता है ना भाई, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती जी है। सर। तो हम क्या करते हैं उसको, जैसे कि ये इसमें स्टोर करा देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे, मुझे अब वैल्यू तो याद नहीं है, ये पाई की वैल्यू है। अगर मैं आगे जाके पाई की वैल्यू को चेंज करूं तो नहीं होगा, ये एरर दे देगा मुझे। ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि मैं इसमें रीअसाइनमेंट नहीं कर सकता, आगे जाके इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विद कॉन्स्ट। तो ये फर्क है किसमें, लेट और कॉन्स्ट में। अगर ये लेट से बनाया होता तो चेंज हो जाती। अगर मैंने लेट से बनाया होता इसको, तो चेंज में कर लेता, पर कॉन्स्ट से ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अब आप लोग बताएं कि भाई लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। सर लेट और कॉन्स्ट सर दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि जो कॉन्स्ट जो है उसे हम वो रीअसाइन नहीं कर सकते, डेटा जो उसके अंदर होगा ना स्टोर हो, वो हम फिर से उसको नहीं दे सकते कि उसको आगे जाकर उसको चेंज करो। अच्छा, रीडिक्लेयर कर सकता हूँ कॉस्ट को, क्या मैं कॉस्ट को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। सर मैं चेक तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है हो जाए। नहीं हनीफ, सर, नहीं होगा। मैंने साथ भाई क्या बोला था, लेट और कॉन्स्ट दोनों सेम ही है। तो भाई रूल्स सारे वही फॉलो करता है। अगर मैंने देखो जीत बनाया यहाँ पर, मैं दोबारा जीत के नाम से वेरिएबल को रीडिक्लेयर करूं तो ये नहीं करेगा, ये एरर दे देगा मुझे। ये देखो, जीत तो ऑलरेडी, सारे वही रूल्स लेट वाले ये भी फॉलो करता है। फर्क क्या है बस, कि ये रीअसाइनेबल नहीं है, बस ये फर्क है। तो ये 2015 में इनको इंक्लूड किया गया था जावास्क्रिप्ट में, ES6 के अंदर। उसकी वजह ये थी क्योंकि आप वेरिएबल वॉर के कीवर्ड से आप कांस्टेंट नहीं बना सकते थे। अब ये वॉर वॉर के कीवर्ड से पॉसिबल ही नहीं था कोई भी कांस्टेंट बनाना, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने वॉर के कीवर्ड से बनाया तो ये तो रीअसाइन हो जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम।
दूसरा ये है कि भाई दोबारा इसको रीअसाइनमेंट रीडिक्लेयर किया जा सकता है किसी वैल्यू से, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और तीसरा ये किसी ब्लॉक को ये भाई जो है मानता ही नहीं है सिवाय फंक्शन के, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी वॉर के साथ। इसलिए कहा जाता है डोंट यूज वॉर, प्रॉब्लम्स विथ वॉर, मैं लिख देता हूं वॉर कीवर्ड। ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम वॉर कीवर्ड का यूज नहीं करते, हम लेट और कॉस्ट का यूज करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसके आगे जाके वैल्यू चेंज ही ना हो, तो आप कॉस्ट का यूज करो। अगर आप चाह रहे हो कि आप जो वेरिएबल बनाओ जिसके आगे जाके वैल्यू चेंज हो पर वो डिक्लेयर ना हो सके, तो लेट कीवर्ड यूज करो। ठीक है, अब से हम सिर्फ लेट और कॉस्ट यूज किया करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। ये सारी चीजें हमने देख ली, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉर लेट एंड कॉस्ट, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आते हैं होस्टिंग की तरफ। अब होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, होस्टिंग क्या है? कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग नहीं है ये, होस्टिंग नहीं है ये, दिस इज नॉट होस्टिंग। ये होस्टिंग मतलब किसी वेबसाइट को होस्ट करना, ये है होस्टिंग, दिस इज कॉल्ड होस्टिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। होस्टिंग क्या है कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल जीत। अब आप देखो, मैं अगर इसको ऊपर यहां पर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये एक्सेसिबल है। ये देखो, मैंने वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर किया है पर इसको मैं पहले एक्सेस कर पा रहा हूं, मतलब उसकी वैल्यू को तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उस वेरिएबल को देखो अनडिफाइंड बता रहा है, मतलब ये वेरिएबल एक्सेसिबल है, इसकी वैल्यू एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होता तो ये मुझे एरर दे देता। ये देखो, ये देखो, जीत इज नॉट डिफाइंड, जीत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, आप किसको ढूंढ रहे हो? और यहां पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। पर आप एक मजे की बात देख रहे हो कि जीत को मैं उसको बनाने से पहले एक्सेस कर पा रहा हूं, ये क्या माजरा है? इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। अब इंटरनली पता है क्या हो रहा होता है? इंटरनली होता है ये कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो डिक्लेरेशन को यहां से कट करके ऊपर पेस्ट कर देती है, टॉप पे जाके, वो जाके टॉप पे रख देगी, जैसे कि यहां पर इसको रख देगी फॉर जीत। जितनी भी डिक्लेरेशन होंगी ना, जितने भी वेरिएबल बने होंगे, वो क्या करेगी? सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन को, उनकी वैल्यू को लेके नहीं जाएगी। जैसे कि यहां पर मैंने और कुमार, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? सारों की डिक्लेरेशन को ऊपर लेके जाएगी, टॉप पे, बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे। यहां कर देगी वॉर कुमार और वॉर अनीस। ये जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं यहां पर इसको एक्सेस कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारी नजर में तो ये चलो नीचे डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है, पर जावास्क्रिप्ट की नजर में वो ऊपर पड़े हुए हैं, जावास्क्रिप्ट की नजर में वो यहां पर है। ये तीनों चीजें यहां पर पड़ी हुई हैं, हमारी नजर में तो नीचे है, पर जावास्क्रिप्ट क्या करती है? इन सारों की डिक्लेरेशन को ऊपर लेके चली जाती है। इसलिए अगर मैं तीनों को एक्सेस करना चाहूं, कुमार और अनीस, आप देखोगे तीनों में अनडिफाइंड बताएगा, मतलब वेरिएबल कहीं ना कहीं डिफाइंड, मतलब डिक्लेयर पड़ा हुआ है, वेरिएबल कहीं ना कहीं डिक्लेयर पड़ा हुआ है, पर उसको अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन को, मतलब उनके वैल्यू को ऊपर लेके नहीं जाता, सिर्फ उनके नामों को ऊपर लेके जाता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड होस्टिंग, दिस जी सर। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड होस्टिंग। फंक्शन के साथ भी ऐसा होता है। ये देखो, मैं फंक्शन के साथ दिखाता हूं, फंक्शन भी होस्ट होते हैं। मैंने फंक्शन यहां बनाया, माय फन console.log है। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पर कॉल करूं, ये हो जाएगा। फंक्शन बाद में बन रहा है, पे कॉल हम इसको पहले कर रहे हैं। ये देखो है। ये क्यों हुआ? जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको यहां से उठाया, पूरे को उठाया, इस पूरे को उठाया, यहां जाके इसको डाल दिया ऊपर सबसे टॉप पे। जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करती है, इसलिए आप देख रहे हो कि मैं उसको यहां पर एक्सेस कर पा रहा हूं।
तो इस होस्टिंग को नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे अच्छे से। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। होस्टिंग समझ में आया? मुझे बताओ। जी सर। सर जी पूरे इस ब्लॉक को उठाती है और सर वेरिएबल में ये ऐसे क्यों नहीं करती? क्योंकि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाती है। आपको मैंने पढ़ाया था, एक होती है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है? आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो और उसमें एनोनिमस फंक्शन को डाल देते हो, ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्यों? कि फंक्शन ये एक वैल्यू बन के एक वेरिएबल के अंदर जा रहा है, तो इस सूरत में सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन ऊपर जाएगी, ना कि ये पूरा फंक्शन, सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर जाएगी। मैं ये भी करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि वही वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। अगर इसको मैं यहां पर कॉल करूं तो ये नहीं होगा। माई फंड 2 कर देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं माई फंड 2, ताकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखो, माई फंड 2 इज नॉट अ फंक्शन। अब ये इज नॉट अ फंक्शन क्यों बोल रहा है? मुझे बताओ, इज नॉट अ फंक्शन क्यों बोल रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि सर ये क्योंकि सर आप इसको ये फंक्शन सिर्फ की ये तरह वेरिएबल जा रहा है ऊपर, ये वेरिएबल सिर्फ ऊपर जी जा रहा सर। है, तो ये उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। तो अनडिफाइंड तो कोई फंक्शन होता नहीं है, तो ये क्या करता है, यहां पर इसको ऐसे पटक देगा, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन को। अब ये कोई फंक्शन थोड़ी है, इसकी नजर में ये फंक्शन थोड़ी है माई फन 2, इसलिए वो बोल रहा है इट्स नॉट अ फंक्शन, ये है होस्टिंग। तो अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन डायरेक्ट इसलिए फंक्शन बना रहे हो, तो ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, इसलिए यहां पर आपको एक्सेसिबल दिख रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखेंगे। ये बस मैंने आपको थोड़ा नो ऑफ देना था होस्टिंग का। ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, होस्टिंग होस्टिंग है कुछ भी नहीं, जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन को ऊपर लेके आता है बस। ठीक है, मुझे बताओ आज का लेक्चर समझ में आया लोगों को? जी सर। चलिए ठीक है, अब से अब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया करेंगे, और जावास्क्रिप्ट एडवांस में अभी इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। डोम अभी हम नहीं छोड़ेंगे, डोम के प्रोजेक्ट हमारे चलते रहेंगे। ये सारी चीजें हम डोम में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि डोम से अब जान छूट गई, नहीं भाई। डोम से आपकी जान नहीं छूटने वाली, जब तक रिएक्ट स्टार्ट नहीं होती तब तक आप डोम पे आप काम करते रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कोई सवाल हो तो पूछ लो भले। एनी क्वेश्चन?